नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बिहार के चुनावी नतीजों के आने में 15 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है। एनडीए महागठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पटना में महागठबंधन की ओर से अलविदा चाचा के पोस्टर तो जेडीयू की ओर से टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इन सबके साथ बयानबाजी भी चरम पर पहुंचती जा रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बेईमानी हुई तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का दृश्य दिखाने की चेतावनी दे दी है। कल्पना से परे सीन दिखाने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि ज्यादा मतदान मोदी नीतीश के ही पक्ष में हुआ है। सवाल है कि तेजस्वी के नेता इतना क्यों बौखलाए? एग्जिट पोल तो ट्रेलर, आरजेडी को क्या वाकई नतीजों से डर लग रहा है? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। जिस तरह से उन लोगों ने इस तरफ एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है। काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में। पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीते तो वाह वाह, हारे तो बिहार को नेपाल बना देंगे, ये धमकी दे रहे हैं बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने वाले और खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह। कल यानी 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से जनता के फैसले के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग में अब सिर्फ 15 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने पर बिहार को नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। करीब करीब 40 दिनों तक बिहार में चुनावी शोर और नेताओं की जोर आजमाइश दिखी। सत्ता में बैठे लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे तो विपक्षी गठबंधन लुभावने वादों के दम पर खुद की उम्मीदवारी को मजबूत दिखाने में जुटा रहा। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से खूब किए गए और वैसे भी सियासत के मैदान में ये जायज भी है। चुनावी प्रक्रिया में जुटे संस्थानों को भी इस दौरान कई बार टारगेट किया गया। और रही बात ईवीएम के रोने की, तो महागठबंधन के लिए ये पुराना है। एग्जिट पोल पर भी इनकी ऐसी ही राय रहती है, जहाँ इनकी सरकार बनी वहाँ ठीक, नहीं तो फिर सब गोलमाल है। लेकिन अब तो काउंटिंग प्रोसेस में लगने वाले अधिकारियों को तेजस्वी के नेता धमकी दे रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन के जो लीडर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुहिम था, जो उनका विजन था, यह साफ हर एक पंचायत में दिख रहा था, हर एक पोलिंग बूथ पे दिख रहा था कि किस तरह से युवा लोग उत्साहित होकर के टोटल वोट दिए चले जा रहे थे। फिर भी यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। यह जिस तरह से उन लोगों ने इस तरफ एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है। काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी इतना मतदान नहीं हुआ था। खासतौर पर महिलाओं का वोटिंग रिकॉर्ड 71% रहा। और बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में कई योजनाएं लागू की, उससे दावा किया जा रहा है कि महिलाओं का वोट एनडीए के पक्ष में गया होगा। खैर, ये तो दावे हैं और ऐसा ही दावा युवाओं के लिए आरजेडी कर रही है। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि जनता उनको वोट क्यों दे। चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी
बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा, जो पूरा परिवार के लिए ही जीवन जिया, न गरीब को मदद किए न यादव को मदद किए, अराजकता के लिए वोट देगी। इसलिए बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके पक्ष में वोट दिया है। नतीजों से पहले बयानबाजी के साथ साथ पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। राजद ऑफिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अलविदा चाचा का पोस्टर लगवाया गया है, तो वहीं जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। बिहार चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही। टाइम्स नाउ नव भारत और जेबीसी पोल में एनडीए को 143 सीट तो महागठबंधन को 95 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा। हालांकि जनता का आखिरी फैसला क्या होगा ये तो कल पता चलेगा जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा। लेकिन उससे पहले ही बिहार के सियासी गलियारे में हो हल्ला जबरदस्त तरीके से मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। कल सुबह वोटों की गिनती होगी और सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर देखने को मिलेंगे। हर जगह का पूरा अपडेट, पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर जरूर जुड़िए। अब मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अफजल अब्बास जेडीयू के नेता, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजकुमार राजन जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, आशुतोष कुमार कांग्रेस के नेता और सोनाली आनंद जुड़ रही हैं, जन स्वराज की नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं राजकुमार राजन आपसे। तो कल की तैयारी क्या है? बवाल की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कैसे किया जाए, या फिर लड्डू बन रहे हैं, या फिर क्या तैयारी है? राकेश जी, कल की तैयारी लोकतंत्र की बचाने की मुहिम के प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि चुनाव आयोग जो उनकी जो विश्वसनीयता है, लोकतंत्र को मजबूत करने का जो आधार है, अपने विश्वसनीयता को चुनाव आयोग को बरकरार रखना चाहिए। और तमाम तरह की जो चर्चाएं बिहार में हो रही है, वोट चोरी के माध्यम से एसआईआर की प्रक्रिया में आपने देखा कि चुनाव आयोग का जो कर्तव्य होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वह गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो उन्होंने कार्य किया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और आधार कार्ड को उनको मानना पड़ा। तो चुनाव आयोग से अपील है कि वह ईमानदारी से, निष्पक्ष ढंग से कल की चुनाव परिणाम की प्रक्रिया को सहज ढंग से वह बरकरार रखें। लोकतंत्र बेहतर होगा, हम सब लोग बेहतर होंगे और बिहार एक नया प्रदेश बनने जा रहा है, नया युवा सरकार बनने जा रही है। क्योंकि देखिए पिछले दिनों जिस तरह से एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए राजन जी। राजन जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि चुनाव आयोग ईमानदारी बरते, तो आप लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना कल क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, एनडीए के पक्ष में आए तो चुनाव आयोग बेईमान, फिर वही होगा जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। यह तैयारी आप लोगों की है? नहीं राकेश जी, कल देखिए सासाराम में क्या हुआ। सासाराम बाजार, मैं अभी कल की बात कर रहा हूं, कल आने वाले कल की बात कर रहा हूं सर। कल आपके हिसाब से एक एक करके आगे बढ़ेंगे सर। बहुत समय है, बहुत समय है राजन जी, आपको भरपूर समय मिलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपने एक बात कही ना कि चुनाव आयोग कल ईमानदारी बरते, तो कल आप लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आएंगे तो चुनाव आयोग ईमानदार माना जाएगा, और एनडीए के पक्ष में आया तो बेईमान, और फिर बेईमान अगर हो गया चुनाव आयोग तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका रिपीट बिहार में। देखिए राकेश जी, पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जहां मतगणना प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसके विपरीत शाम के 4 बजे के बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए, जिस तरह से रोका गया, 4-4 घंटे विलंब किए गए, 4-4 घंटा रोक दिया गया, कुछ खोज खबर नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। और जो रिजल्ट 4 बजे आना चाहिए 1:30 बजे रात में आ रहा है, 4 बजे सुबह में आ रहा है। तो ये तो आंकड़ा पिछले साल का है। 2020 के चुनाव में जिस तरह से हुआ, वो हम आशा कर रहे हैं कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, एक सिलसिलेवार ढंग से हो। स्ट्रॉन्ग रूम का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो लगातार आप देख रहे हैं कि कई दिनों से बंद पड़ा, कई दिनों से। अब आप मेरे सवाल को बार बार स्किप कर जा रहे हैं राजन जी। मैं पूछ रहा हूं कि कल आपके हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, आप इस बात ही को स्किप कर जा रहे हैं। आप फिर 2020, फिर मैं 2020 को लेकर सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे 2020 छोड़ दीजिए, 2025 की बातचीत करिए साहब, कल की बातचीत कर लीजिए। ये तो मैं तो शुरू में ही राकेश जी कहा कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव आयोग है।
उनकी पारदर्शिता पर जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, हाँ। उनको पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जो प्रश्न लगा हुआ है उसको साबित करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। अरे तो कैसे साबित भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कैसे साबित करे चुनाव आयोग? सारे नतीजों को आपके हिसाब से आए तो चुनाव आयोग ईमानदार है, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर धमकी की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका उतर जाएंगे, या तो चुनाव आयोग का अधिकारी बाहर आएगा या तो हमारा नेता बाहर आएगा जीतकर। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, हाँ। जो निष्पक्षता है, गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो कर्तव्य वो बोध करते हैं, उसको अपनी निष्पक्षता जो प्रश्न उठा हुआ है ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रस्तुत कैसे करें? जो ओफो राजन जी, मैं चलिए धनंजय गिरी, ये इस सवाल को स्किप कर रहे हैं कि ईमानदारी को प्रस्तुत कैसे किया जाए इनकी भाषा में। इनके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, और आपके पक्ष में नतीजे आए तो बेईमान। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनको जंगल राज ऐसा ही नहीं कहा जाता है, उसकी वानगी ये लगातार पेश करते रहे। और तेजस्वी जी कहते हैं कि भूल जाइए जंगल राज को, भूलने देंगे इनके नेता? तब तो भूलेंगे ये, बिहार की जनता भूलने देंगे? अभी जब तक आप पूछ रहे हैं लगातार एक ही बात को, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन कह यही रहे कि अगर उनकी सरकार बन गई तो चुनाव आयोग ठीक है, इलेक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अगर जनता ने उन्हें नकार दिया तो न इलेक्शन ठीक है, न ईवीएम ठीक है, न चुनाव आयोग ठीक है, न जनता ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी का इनका कंसेप्ट ये है कि इनके परिवार को पिताजी, माताजी, बहुआ, बिटिया, बिटिया सबको शासन मिल जाए, ये इनका डेमोक्रेसी का मॉडल है। और जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, ये जंगल राज की वानगी पेश कर रहे हैं। और इनका प्रचार क्या रहा? भैया का आवाज सत्ता उठा ले, सट्टा कट्टा सट्टा क्या क्या करते हैं। तो बिहार की जनता को भूलने थोड़ देंगे। जो लोग 2-4 लोग मन भी बनाते हैं इनको वोट देने का, इनकी हरकतों से अलग हो जाते हैं, फिर ये कहेंगे कि हम चुनाव कैसे हार गए। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा। लोग इतनी दहशत है, लोग उन दिनों को, उन काले दिनों को लोग भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप भूलने देते नहीं है। आप चुनाव नतीजे आने के पहले आपने हार मान ली। राहुल गांधी जंगल सफारी करने निकल गए 2 दिन पहले, चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले राहुल गांधी निकल गए कि चल हम किसी को नजर नहीं आए, जंगल में छिप जाए। और यहाँ पर इन लोगों ने जब महसूस किया कि नहीं, जनता हमारी झांसे में नहीं आ रही है, जब हर घर सरकारी नौकरी का वादा को जनता ने मौकरी समझ लिया कि मजाक कर रहा है, तो अब आप इस पर आ गए कि हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। अरे हम जापान और जर्मनी से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। हम उगता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, कुलाचे भरता हुआ, एक नई इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ, नए इतिहास लिखता हुआ, अपने विराट वैभव की तरफ लौटता हुआ, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया बिहार गढ़ रहे हैं। और आप वहीं बढ़ चढ़ करके अरे कुपथ पर चल रहे हैं और शपथ की सोच रहे हैं। जिस कुपथ पर आप बिहार को दौड़ाए, आज कुपथ पर आप खुद चल रहे हैं। ठीक है, और शपथ की सोच रहे हैं। ठीक है, अफजल अब्बास जी, आपके हिसाब से ये वाली भाषा धमकी वाली है, चेतावनी वाली है, क्या आप लोग कैसे ले रहे हैं इसको? देखिए, ये अपना कैरेक्टर ये बता रहे हैं कि हम किस मिजाज के हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से लोकतंत्र फला फूला है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बयान उनको देना ही नहीं चाहिए। ये हताशा का परिचायक है और कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं। भाई, जनता ने वोट दे दिया, ईवीएम में आपका मत कैद हो गया, अब इंतजार कीजिए। इसमें हाय तुबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और जिस तरह से महिलाओं में और ग्राउंड पे जिस तरह से उत्साह था, उत्साह देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, हम हैं जेडीयू में तो जेडीयू की बात करेंगे, वो आरजेडी में है तो आरजेडी की बात करें। हकीकत ये है कि जनता ने 20 साल के इतिहास को देखा है और बड़ी शालीनता से बिहार में राज किया नीतीश कुमार जी ने, तो उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। तो ये बौखलाए हुए झूठे वादों के बुनियाद पर कोई नहीं आता। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, यू कैन फूल ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपुल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? एक कह के 30,000 दे देंगे, एक हर घर में नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने तो सारी योजनाएं तो जमीन पर लागू कर ही दिया है। अब इनको बौखलाहट में बयान दे रहे हैं कि जैसा कि मुझे भी महसूस हो रहा है, लगभग मैं 30 से 40 विधानसभाओं का मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि बुरी तरह लोग हार रहे हैं।
तो इस तरह से और लोग भी इनका जो नजरिया होगा उस नजरिया अपने नजरिया को आज इनके नेता ने जाहिर कर दिया। बिहार की आवाम दो फैक्ट की मैं बात करना चाहूंगा, दो फैक्ट की बात करना चाहूंगा। एक तो दोनों फेस को अगर मिला लिया जाए, राजकुमार राजन जी मेरी 30 सेकंड बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक तो दोनों फेस को मिला लिया जाए तो 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है पुरुष वोटर्स की तुलना में। पहले फेज में 7.48%, दूसरे फेज में 9.93%, मिला लिया जाए तो 8.8%। और जरा पीछे पोल ऑफ पोल्स डालिए, फिर उसके बाद बैटल ग्राउंड की बातचीत करूंगा। ये दोनों फैक्टर पर बातचीत करूंगा। पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं, जो एग्जिट पोल आ गए, मानिए नहीं मानिए ये आपका अपना अनुमान है या फिर आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए एनडीए, एमजीबी, जेएसपी, अदर्स का क्या हिस्सा किताब है। आप जितने एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स, टुडे, चाणक्य, मेट्राइज, चाणक्य स्ट्रेटजी, जेवीसी, ये सारे पोल्स को देखिए, ये सारे एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और अगर इनका एवरेज अगर निकाल लिया जाए तो पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि 138 से 156 सीटें एनडीए की आ सकती हैं, महागठबंधन की 80 से 102 आ सकती हैं, जेएसपी की 0 से 1 और अदर्स के हिस्से में 2 से 6 जा सकती हैं सीटें। तो ये हो सकता है। अब राजकुमार राजन जी आपसे सवाल यह है कि अगर 7 मिनट की बाइट में 4 बार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, कल्पना से परे दृश्य, ऐसा ट्रेलर होगा कि मतलब सोच ही लीजिएगा भाई, तो 8.8% ज्यादा महिलाएं और ये एग्जिट पोल, इसी से बौखलाहट है। देखिए एग्जिट पोल से कोई सहमत नहीं हो सकता है। बिहार को जो जानता है, बिहार के चुनाव प्रचार जिस तरह से हुए हैं, बिहार के बीच में, जनताओं के बीच में जो हमारे माननीय तेजस्वी जी जिस तरह से प्रचार किए हैं, जिस तरह से उन्होंने जो वायदे किए हैं, बिहार की युवा जितना जोश में था, बिहार की मतदाता जितना घर से बाहर निकलकर मतदान किए हैं, बिहार के आम जनता में जो सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल रही है, युवा जोश सरकार चाहती है, बिहार परिवर्तन चाहता है, नया बिहार चाहता है, पलायन से मुक्ति चाहता है, बिहार बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है 20 सालों में। ये तो देखना होगा कि बिहार को इन्होंने जो 20 सालों में जिस तरह से कार्य किया है, वह कार्य तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष है नीति आयोग, उसमें दर्ज है। प्रति व्यक्ति आय, राजन जी इन सब बातों का हो गया, वोटिंग हो गई है, होता है। राजन जी वोटिंग हो गई है सर। अब इस सब बातों कहकर जनता को लुभाने का समय नहीं है। जनता को जितना लुभाना आपके हिस्से का था आपने प्रयास किया, एनडीए ने भी प्रयास किया, ये लड़ाई ओवर हो चुकी है सर। अब फैक्ट पर बात करने का समय है। मैंने सवाल पूछा बौखलाहट क्यों, 7 मिनट में 4 बार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, अधिकारियों को धमकी कि देख लेना रे भाई, सचेत रहना रे भाई, इस तरीके की बातें क्यों? नहीं, ये धमकी नहीं है राकेश जी। अच्छा, यह मतलब तो ये आप करके दिखाएंगे, धमकी नहीं है, एक तरह का निवेदन है कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जो चुनाव की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तौर पर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। जो 2020 के चुनाव में जिस तरह से उस तरह से नहीं हो। अच्छा, चुनाव सीसीटीवी कवरेज में हो, तमाम तरह के जो डाटा है वह प्रस्तुत किए जाए, कोई गड़बड़ियां नहीं हो, जो स्ट्रांग रूम है उसका हमेशा लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये तमाम तरह के जो आज देखिए सासाराम में जो हुआ वो तो आपके सामने क्यों टलक गया, उसमें क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अभी सेंसिटिव इलाका है, एरिया है वह, और वहां बाजार समिति में मतदान केंद्र में ट्रक जाता है। अभी भी पीएटी का जो आप देख रहे सहरसा सासाराम में पर्चियां मिली, आप लोगों ने तो पहले कह दिया था कि उसमें ईवीएम ही भरा हुआ है, बक्सा खुला तो खाली बक्सा निकला। तो सर छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन संगीत रागी जी, मैं आ रहा हूं, राजन जी, सोनाली आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी जी, ये निवेदन की नई परिभाषा आज समझा दी आरजेडी ने निवेदन की नई परिभाषा समझा दी। 7 मिनट में 4 बार बोलेंगे नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, फिर अधिकारियों को कहेंगे देख लेना, या तो तुम आओगे बाहर या तो हमारा आएगा बाहर। ये निवेदन की परिभाषा है, शायद बिहार में या आरजेडी की परिभाषा हो सकती है। नहीं राकेश जी, जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो निसंदेह लोग सड़क पर उतरेंगे। आ गए आप, ठीक है। अभी संगीत रागी को सुनिए। मैं समझ गया सर आपकी निवेदन की परिभाषा, समझ गया निवेदन की परिभाषा, और आपके हिसाब से चुनाव आयोग के अधिकारी डर भी गए होंगे। तो अभी इंतजार करिए, रुकिए संगीत रागी। सवाल डराने का नहीं है, सवाल है कि लोकतंत्र की आस्था का, और आस्था ईमानदारी से चलती है। ठीक है सर, सुनिए संगीत रागी जी को सुनिए। देखिए राकेश जी, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उसको लगता ही है कि वो जीत रहे हैं। बाकी आप कोई हारने के लिए तो चुनाव लड़ता नहीं है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत एक टक्कर का चुनाव है।
और मेरा अपना मानना है कि जो एग्जिट पोल है वो एक डायरेक्शन दे रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 130-35 रहेगा या फिर जाएगा तो 160 से ऊपर जाएगा। तो एक डायरेक्शन तो ये पूरा का पूरा है। पिछली बार के ज्यादा 5 लाख महिलाओं का मतदान हुआ है और इसमें भी दोहरा नहीं है कि मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता बहुत कंसंट्रेट होकर के आरजेडी को वोट किया है। इसके अतिरिक्त सवर्णों का एक हिस्सा, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये भी एक बिखर है। मैं ये मान करके चलता हूं कि आरजेडी का भी वोट बैंक आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो महिलाओं का वोट बैंक है वो सारी की सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो डायरेक्शन है एग्जिट पोल का वो वाकई में अपने आप में सही दिशा में जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ने इस प्रकार की गलत शब्दों का प्रयोग किया है, दिग्विजय सिंह ने कहा है और भी नेताओं ने कहा है, जब चुनाव की तैयारी करनी थी तब आपके नेता कोलंबिया में बैठे हुए थे, जब चुनाव खत्म, जब चुनाव का प्रचार करने का अवसर था तब आपको भवन में राहुल गांधी बैठे हुए थे, जब अब चुनाव हो गए आप पता नहीं कहाँ चल गए, ये मुझे मालूम है। लेकिन सवाल ये बताता है कि आप चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पिछली दफा जो आरजेडी को वोट परसेंटेज आया था, जब तेजस्वी को लोग मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में गंभीरता से और बहुत कि उसमें जो सोशल कोएलिशन से हम कहते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय बीजेपी है इनके साथ थी, जिसे हम कहते हैं एनडीए के साथ। ये यदि कुनबा खड़ा हो जाता है तो फिर ये अनबिटेबल मैच हो जाता है। मुझे लगता है कि उसी की दिशा, अब कोई कहेगा कि भाई हमारी पार्टी, हमने देखा है हमारी जनता सड़कों पर थी, वोट कर रही थी, मोबिलाइज थी, लोग जानते हैं, आपने कैसे तय कर लिया? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यही बात कहेगा कि हमारे लोग जमीन पर थे, वो बता सकते हैं। तो ये जमीन के बताने से नहीं होता है। सब नेता जमीन पर है वो यही बात कहता है। प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी कहेगा कि भाई देखो ये तो हमारे लिए ही सारी जनता सड़क पर थी, हमारे लिए जनता सड़क पर थी। सोनाली आनंद, ये निवेदन की परिभाषा आपको भी लगता है कि निवेदन की परिभाषा है या फिर ये परिभाषा कुछ और लग रही है आपको? जी, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया और जैसी जैसी भाषाएं बोली गई, ये आपके पार्टी के विचार और पार्टी कल्चर को दिखाता है। और अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि पार्टी के नेता से लेकर प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं। तो ये पार्टी में कैसे कल्चर प्रमोट करते हैं ये हमें देखने को मिलता है। और इनकी जो छवि रही है जंगल राज पर, ये कोई बिल्कुल गलत नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने कभी उस छवि को मिटाने की कोशिश ही नहीं की, कभी भी इस प्रयास को लाने की कोशिश ही नहीं की कि ये विकास पे बात करें, कट्टे की बात ना करे, गुंडागर्दी की बात ना करे। जब भी इन्हें मौका मिला है अपना बल प्रदर्शन इन्होंने किया है, चाहे इनके एमएलए हो, चाहे इनके छोटे छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, इन्होंने हमेशा अपना परिचय दिया है। और रही बात जो अभी ये कह रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, इससे यही स्पष्ट होता है कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे बेईमान है। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हर एक सिस्टम को आप इंक्लूड कर लें, इंडिया गठबंधन को छोड़ के हर एक जो संस्था है या फिर एक एंटिटी है जो भारत में काम कर रही है, वो सारे सबकी सब बेईमान है इंडिया गठबंधन को छोड़ के। तो जैसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं और जैसी जैसी इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे यही स्पष्ट करता है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर आप विपक्ष के दल में हैं, तो विपक्ष की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वाजिब सवाल पूछें, वाजिब प्रश्न उठाएं। लेकिन हर एक सवाल पे प्रश्न उठाना और हर जगह हिंडरेंस पैदा करना, ये आपके बिल्कुल क्या नेगेटिव अप्रोच को भी दिखाता है। और आपको जो अब बात बिल्कुल डिबेट में शुरू में उठी कि अगर फैसला आपके एक तरह आपके साइड आता है तो सब कुछ सही है, अगर फैसला आपके विपरीत आता है तो सब कुछ गलत है। नहीं, तो लेकिन सोनाली सवाल तो उठ नहीं रहे ना आशुतोष जी, सवाल कहां उठाए जा रहे हैं? यहाँ तो धमकी दी जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ तो देख लेंगे, वैसा नहीं हुआ तो तुम देख लेना। ये तो वही कह रहे हो ना कि ये अपने पार्टी के कल्चर का प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी पार्टी में कल्चर ठीक है। उस पर राजन जी से मैं जवाब लेता हूँ, आशुतोष आप बोलिए। और एक और फैक्ट बस यहाँ पे जानने की जरूरत है, तब इस तरह की आवाजें उठेंगी। कैसी? लोकतंत्र में जनमत को तंत्र के द्वारा जब भी रौंदने का प्रयास किया जाएगा, अरे अभी जनता ही उद्वेलित होता है। अभी जनमत आया कहाँ? जनमत तो कल आएगा भैया।
न वीवीपैट बाहर में छितरा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं। कहाँ छितरा गए, ये दिखाइए सारे जरा, तो प्रमाण दिख रहे हैं ना। कहाँ अरे छितरा भाई, गए, दिखाइए जरा। अखबारों में तो आप तो साफ देख रहे हैं कि वीवीपैट के पर्चियां बिकी जा रही हैं हजारों हजार। हाँ तो कहाँ जहां दिखाइए ना कुछ लोग जरा। हैं, वहां सीसीटीवी कहां आप ही दिखलाए, आप ही के चैनल पर साफ दिखा है वीवीपैट बिका हुआ है बहुत सारे क्षेत्रों में। हाँ। और जो तंत्र अपनाए जा रहे हैं लोकतंत्र के हनन के, हो सकता है कि उसमें भाषा के शब्द अलग हो सकते हैं, परंतु जनमत को रौंदने के जब तक प्रयास किए जाएंगे किसी अन्यत्र तंत्र द्वारा, तब तक आवाजें उठेंगी। और कब तक आवाज उठेगी कि बवाल होगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। बवाल होगा नहीं। और इस देश में सड़क से संसद तक की राजनीति का हरदम अवधारणा रही है। अरे अवधारणा की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, आप सड़क पर उतरिए ना, लेकिन सड़क पर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाएंगे कि सड़क पर अपनी बात कहेंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं बस आपसे। नेपाल बांग्लादेश बनाने का अर्थ नहीं है, मैंने कहा कि कुछ भाव शब्दों के खेल अलग हो सकते हैं। अच्छा। भाव कुछ अलग हो माने नहीं है। हाँ। शब्दों की चयन में गंभीरता में इधर उधर हो सकती है। हाँ। परंतु जो भाव है कहने का यह है कि तंत्र के द्वारा जनतंत्र को मत कुचल। नहीं, इसमें कहां से भाव है? अभिप्राय आप सीधे कहते हैं सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बवाल करेंगे, फिर भी समझ में आता। आप कह रहे हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पिछले बार तो भाव तो वही निकलेगा भाई जो वहां हुआ। पिछले बार के चुनाव गिनती के दौरान तो आप भी पूरे बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता जानती है किस तरह बेईमानी का खेल खेला गया। अच्छा। जब सरकार संकट में आती तो अदालत में गए, क्या हुआ? प्रशासन अदालत में गए और अदालत में बहुत सारे निर्णय होते हैं। अदालत की कार्रवाई में इतना विलंब होता है कि निर्णय सही समय पर नहीं आया। अदालत भी आपके हिसाब से नहीं है? बड़ी मुश्किल है आप लोगों के साथ, बहुत मुश्किल है आशुतोष जी। ना जुडिशरी आपके हिसाब से है, ना इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से है, ना मीडिया आपके हिसाब से है, और लोग वोट ना करें तो आप कहें कि लोग भी हमारे हिसाब से नहीं। अब यही बचा है को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, धनंजय गिरी रिप्लाई करिए। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए 2020 की चर्चा कर रहे थे। 2020 का मैं आपको क्षेत्रों का बताता हूं। कुढ़नी विधानसभा जदयू हारी 752 सीट वोट से। मटिहानी विधानसभा जदयू हारी 333 वोट से। टिहरी विधानसभा डिहरी भाजपा हारी 464 वोट से। बखरी विधानसभा भाजपा हारी 777 वोट से। तो अगर ये तंत्र की इसमें कोई जरूरत थी या मंत्र की जरूरत थी तो सारे 300-400 के मार्जिन में जो वोट आ रहे हैं, चुनाव हारे हैं। तो ये जहां क्लोज फाइट होगी वहां कम ज्यादा से मार्जिन से आदमी हारेगा, क्योंकि कुछ वोट काटने वाले, कुछ बागी, कुछ अलग पार्टियां, कुछ छोटे दल, कुछ नए दल, कुछ पुराने दल। ये लोकतंत्र का एक स्वरूप है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप फ्रस्ट्रेशन और निराशा के अंधेरे में हैं। आप जान रहे हैं कि जनता आपके जंगल राज को नहीं भूल पाई। भाई साहब, मैंने कितना ध्यान से आपको सुना, मैंने अनइंटरप्टेड आपको सुना कि नहीं सुना? मैंने अनइंटरप्टेड आपको सुना या नहीं सुना? आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा भाई। ये तो अगर आपके ये कैमरा और माइक नहीं लगी होती तो अभी बीच में बोली तो कट्टा सटा के बात करते। ये अगर आपके कैमरा और माइक लाइव नहीं होते तो कट्टा से बात करते, जबान से बात कर रहे, किटकिटा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये कट्टा लगा के बात करने वाले लोग हैं। अभी आइए बीच में बोलेंगे ही, इंटरप्ट करेंगे ही करेंगे। आपके भाजपा के नेता एक इस्तीफा दिए हैं, पुराने नेता हैं, देख लीजिए, ये इनका असली चरित्र है। ये इनका असली चरित्र है जो अभी प्रदर्शन कर रही है। कितना देर बेचारे बैठेंगे, कितने देर अपने मूल चरित्र को छुपा के बैठ पाएंगे? अरे आपके लोग पोल खोल रहे हैं। ये अपने मूल चरित्र को कितने देर छिपा पाएंगे? आपके पास ये मूल चरित्र को कितने देर छिपा पाएंगे? इनकी संस्कृति है कट्टा, गोली, अपहरण, दलाली, ये सब इनके संस्कृति का हिस्सा है। विकृति इनकी संस्कृति है। ये जेएनजी को बुलाएंगे, ये तमाम कहेंगे नेपाल बना देंगे, सड़कों पर ला देंगे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारा लगाएंगे, अपराधियों का महिमा मंडन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास से बैठ के अपहरण की डील करेंगे। ये इनकी संस्कृति है, यही इनकी संस्कृति है। और फिर भी चाहेंगे कि जनता इनको वोट दे दे। ये हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी की नौकरी वाली बात करेंगे। जो आदमी खुद चपरासी का फार्म नहीं भर सकता है, कम से कम इस देश में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो जो तेजस्वी यादव किसी सरकारी नौकरी का फार्म नहीं भर सकते, वो हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। अरे भाई, होती शिक्षा की सदीक्षा तो खुद पास कर जाता बाबू मैट्रिक की परीक्षा। लेकिन जो आदमी खुद मैट्रिक नहीं पास किया, जो किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, जरा आशुतोष जी को भी सुनिए। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि के कामराज का देश है, जहां 5वां पास व्यक्ति के कामराज कमीशन आया था। ये उनको नहीं पता होगा।
और शिक्षा की जहां तक बात है, और दूसरी बात है पता इनके चरित्र के जब है बात चला है राजनीतिक चरित्र की, तो आज इनके एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी इस्तीफा दिए हैं। उनका एक पत्र है, उस पत्र को इन्होंने गहनता से पढ़ा नहीं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और वरिष्ठ नेताओं पर हत्या का आरोप लगा है कि लोग किसी की हत्या करके राजनीति में स्थापित हुए हैं। वो भाजपा के पूरे चरित्र को उस पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए, हत्या, अपहरण, लूट, ये डकैती, ये राजद का मूल चरित्र में था। और एक वो भी दौर था जंगल राज का, जब चीफ जस्टिस ने लिखा था, चीफ जस्टिस, पटना चीफ जस्टिस विमल चंद्र प्रसाद ने गवर्नर को लिख के दिया था कि मुझे जान का खतरा है। ये वो राज था, ये वो दौर था, ये वो परिस्थितियां बदल चुकी है। बिहार की जनता चीफ जस्टिस लिख के देते थे कि मुझे मेरी जान का खतरा है। निश्चित रूप से आ रही है, चीफ जस्टिस के लिखे हुए पत्र हैं। ये विमल चंद्र प्रसाद चीफ जस्टिस जो बिहार को पत्र लिखा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को सुरक्षित कोलकाता पहुंचा दीजिएगा। ये इनकी संस्कृति रही है, ये ऐसी अब संस्कृति रही है, ऐसे भी कृति रही है लूट खसोट की। मैं तो लगातार कहता हूँ कि वो दर्ज हो नहीं सकता FIR में जो लालू ने रह के लूटा है। लगातार बोलिएगा कर रहे हैं आप, इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, हमारे बात में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे थे ना, मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना। तो मैं आपको एहसास करिए, दूसरे के टर्म में बोलते हैं तो कैसा लगता है? आप जिन शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, अभी आप महसूस करिए। और जब चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता हो, आप जब चीफ जस्टिस लिखना पड़ता हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, आप लोगों की आपसी बातचीत हो गई, आपसी बातचीत हो गई। अब मैं आपसे आशुतोष जी अगर पूछूंगा कि शकील अहमद ने क्यों इस्तीफा दे दिया, पीछे की वजह है, क्या नाराजगी हो गई थी, तो सर किसने क्या क्यों इस्तीफा दिया? आरजेडी में बहुत सारे लोग थे, टिकट नहीं मिला तो कपड़ा फाड़ कर जमीन पर लेटने लगे। क्या क्या बातें हुई छोड़ दीजिए, अभी उससे आगे का बात है। नतीजों का कैलकुलेशन करिए, कल क्या होने वाला नहीं होने वाला है। जरा पीछे वो बड़ी सीटें डालिए जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि वहां पर इस बार सबसे ज्यादा नजर इसलिए रहने वाली है क्योंकि वहां पर बैटल ग्राउंड बड़ा दिलचस्प है और इसकी चर्चा एग्जिट पोल में भी हुई है। जरा वो सीट एक बार डाल दीजिए, हालांकि उसको हम नीचे ग्राफिक्स में भी लगातार चला रहे हैं। बैटल ग्राउंड वाली सीटें कौन कौन सी हैं ये जरा डाल दीजिए। मधुबनी, रानीगंज, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर, गायघाट, औराई, बैकुंठपुर, एकमा, सुल्तानगंज, मटिहानी, महनार, सोनपुर। और इसलिए इनको बैटल ग्राउंड कहा जा रहा है क्योंकि इस बार पिछली बार के 2020 के चुनावी समर में नतीजे में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 3000, 6000, 2000, 15000, 20000 यहां तक नतीजे थे। इसमें सूर्यगढ़ा, बरबीघा, राजगीर, बाढ़, सासाराम, झाझा, वजीरगंज, भभुआ, गुरुआ, नोखा, दिनारा, विक्रम, डुमराव, ये सारी सीटें हैं। इनको लगातार नीचे डालकर भी रखिए। अब राजकुमार राजन जी, बहुत सारी बातें हैं। या तो आप लोगों ने कन्विंस कर लिया है जनता को, और अगर कन्विंस कर लिया, ये भरोसा है तो कल के लिए बौखलाने की जरूरत नहीं थी। और अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोगों को लग रहा है कि वाकई ये महिलाओं वाला जो समीकरण है वो आप लोगों के उलट है, तो शायद ये बौखलाहट इसलिए। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। म्यूट करा है आपने शायद। राजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। शायद आपने अपने मोबाइल में या जिससे भी आप लाइव हैं म्यूट कर दिया है आपने। आवाज चली गई इनकी। चलिए आशुतोष जी, यही सवाल आपसे करता हूं भाई। या तो यात्राओं में आप लोगों ने कन्विंस कर दिया, SIR आप लोगों ने यात्रा निकाली, ग्राउंड पर जितने भी लोग गए सबने कहा ये कोई मुद्दा नहीं, तो या तो आप मुद्दे को नहीं समझ पाए या तो गड़बड़ी हो गई वहीं से। अच्छा, ये आप कहा है, अब पहले ही कैसे निर्णय ले लिए कि हम लोग मुद्दा को नहीं समझ पाए? अरे मैं तो बौखलाने की वजह से पूछ रहा हूं भाई। आगे ही मैंने पहले ही कह दिया कि बौखलाहट क्यों है? महिलाओं, अच्छा, आज तक के इतिहास में जब जब वोटिंग बढ़ा है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है या सत्ता अस्थायी रही है, मुझे बताइए आप। दोनों चीजें हो गई है भाई, वोटिंग पर दोनों चीजें हो गई है। कई बार ये सत्ता के भी पक्ष में गया है, में कभी भी तो वो छोड़ दीजिए, अभी मैं उस कैलकुलेशन पर नहीं हूं। जब भी बढ़ा है, दोनों चरणों के चुनाव हो जाए। आज वोटिंग बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, इससे ज्यादा क्या आप लोगों ने किया नहीं किया उसकी चर्चा हो रही है। इस देश के इतिहास में जब जब वोटिंग बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन। अच्छा, ये आप लोगों का भरोसा है। महिलाओं का अच्छा मान लीजिए कि 25 नहीं मान लीजिए आपका ये क्या है, इंडिया गठबंधन ने 2500 रुपया प्रति मंथ महिलाओं को देंगे। वोटिंग बढ़ने पर भी कई बार सत्ता बरकरार रही है। मैं नहीं उसके उदाहरण आपको देने जाऊंगा, लेकिन अगर इतनी थी तो नहीं बौखलाना था भाई। राजन जी, जो आशुतोष कह रहे हैं
तब तो और खुश होकर चुपचाप रहना चाहिए था, कल के जश्न की तैयारी करनी चाहिए थी। काहे लिए सुनील सिंह बोलने गए? कोई बौखलाहट नहीं। राकेश जी देखिए, तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, जिस पर चर्चाएं हो रही है, और सत्ताधारी पार्टी जो जश्न मना रही कि हम जीत गए, क्या है एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल है क्या? नहीं, हम ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे लगता है कि आम जनता से पूछा गया। भारत जैसे विशाल देशों में देखिए एग्जिट पोल का जो समीकरण है, क्योंकि जातीय समीकरण अलग अलग धाराओं में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलावार, पंचायत वाइज अलग अलग होता है। ये कि जो कोई सर्वे करता है, मैं जिस गांव से आता हूं भारत का अंतिम गांव होगा, मैंने अपने गांव में इर्द गिर्द अच्छा राजन जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सर, मैं एग्जिट पोल पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। हम थोड़े नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है, एक अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं तो उस पर उसकी वैलिडिटी आपसे मांग ही नहीं रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर आपको इतना भरोसा, आशुतोष जी ने कहा कि नहीं साहब एकदम भरोसा है और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ गया वो हमारे ही पक्ष में है, तो काहे सुनील सिंह बोलने गए? नहीं बोलते, ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा होता। राकेश जी देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र पढ़ा जाता है, वहां लोग जीते हैं लोकतंत्र में। संपूर्ण क्रांति की आगाज वहीं से हुई थी। जब भी लोकतंत्र पर खतरा होता है तो बिहार से ही आवाज आती है। अशोक की धरती है यह, एक तो लोक संवैधानिक व्यवस्था है, आचार संहिता है, तो जिस संहिता को मानना चाहिए चुनाव आयोग को। फिर मैं सुनील सिंह पर पूछ रहा हूं, आप चुनाव आयोग पर जा रहे हैं। चुनाव निष्पक्षता की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव तो सुनील सिंह किस पार्टी के नेता हैं? आप यहां पर किस हैसियत से आए हैं? आप आए हैं ना कि आरजेडी से जो सवाल होगा आप उसका जवाब देंगे। मैं आपसे सुनील सिंह पर पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग पर बोलिए, लेकिन सुनील सिंह पर भी तो जवाब दीजिए। उस पर आप एकदम चुप। नहीं, राकेश जी, सुनील जी ने जो कहा वह तो उन्होंने तो यही कहा कि लोकतंत्र पर जब खतरा होगा तो आम जनता को रोड पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। तो वही है, संपूर्ण क्रांति की बात बोल रहे हैं कि बिहार में शुरू हुआ था लोकतंत्र बचाने की मुहिम। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं होंगे, चुनाव में रिजल्ट में गड़बड़ियां, अच्छा एक बात मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से भी पूछता हूं। धनंजय गिरी, एक मिनट दीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए, मुझे पता है सुनील सिंह पर आप नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेंगे तो अगल बगल का रास्ता तलाशेंगे। मुझे एक बात बताइए, और इसकी चर्चा मैं कल भी करूंगा। जवाब लीजिए, मुझे डिस्कनेक्ट होना है। हाँ बोलिए धनंजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? अभी संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति के जेल गए लालू यादव, बेटी का नमीसा रखा, जेपी के चेले कांग्रेस की गोद में खेले। तो क्या है इनके पास? क्या कोई नीति है, कोई नीयत है? हमेशा सत्ता के लिए चाहिए, सत्ता के लिए सारे कर्म और कुकर्म करने के लिए तैयार है। भाई अगर पॉलिसी होती है, अगर यही जेपी क्रांति, संपूर्ण क्रांति की बात किस मुख से करते हैं? संपूर्ण क्रांति के नायक नीतीश कुमार है, संपूर्ण क्रांति के नायक सुशील मोदी है, संपूर्ण क्रांति के लड़ाई के जेपी ने नेतृत्व किया। जेपी के गांव हम जाते हैं, जेपी का सम्मान हम करते हैं। आपने तो हमेशा सत्ता की लोलुपता में काम किया है। अगर सत्ता लोलुपता नहीं होती, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा होगी, कभी दंश को नहीं भूलेगा, वही बेटी को लेकर के कांग्रेस के साथ चले गए। तो अगर कोई नीति होती, कोई नेतृत्व होता, तब तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और विश्वास होता। लेकिन कुछ नहीं, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली, डिनाइड बाय बिहार पीपल। दैट्स इट। ठीक। अब राजन जी, मुझे एक सवाल का सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। आपने कहा पारदर्शिता, निष्पक्षता, अभी तक की चुनावी प्रक्रिया आप लोगों के हिसाब से ठीक रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राकेश जी, मैं समझता हूं कि आप भी बिहार के होंगे, बिहार के चुनाव के सर्वेक्षण कर रहे होंगे। तमाम केंद्रीय मीडिया, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूं, बिहार चुनाव कवरेज पर जरूर गया था और हर बार जाता रहा। आप पड़ोसी हैं। बिहार के नजरिए, पूरे हिंदुस्तान की नजरिया बिहार के चुनाव पर है। सोशल मीडिया और केंद्रीय मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम थे, वो वोट गिराने गए, वहां देखता है कि उसका फोटो लगा हुआ है, नाम भी है, और उसके जगह कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक जो वोटिंग दोनों फेज में हो गई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है, सबको खुश होना चाहिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि वोटिंग से कोई शिकायत नहीं है ना आपको नहीं लग रहा है ना कि वोटिंग में कोई गड़बड़ी धांधली हो गई? अभी मामला सेट कर लिया है उधर? नहीं, वही तो शिकायत बता रहा हूं। आप सुनेंगे तब तो मैं बताऊंगा। नहीं, जल्दी हाँ या ना में बोल दीजिए, समय उतना नहीं। हाँ या ना में बोल दीजिए। हाँ ना का सवाल नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है। अच्छा, प्रश्न अगर सारगर्भित पूछे तो उत्तर सारगर्भित लीजिए। मैं सारगर्भित नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं। या तो अभी तक आप संतुष्ट हैं या तो नहीं संतुष्ट हैं।
उसमें बीच का रास्ता थोड़ी नहीं हो सकता है। नहीं साहब संतुष्ट भी है, नहीं साहब असंतुष्ट भी हैं। ये कल हम तय करेंगे। अरे सीधे बोल दीजिए आज नहीं तय कर सकते हैं, कल का नतीजा देखकर तय करेंगे कि अभी तक संतुष्ट रहे कि नहीं संतुष्ट है। वक्त इतना नहीं है आशुतोष, यही सवाल आपसे है। अभी तक की जो वोटिंग हुई, आप संतुष्ट हैं कि आपको लग रहा है कि वोटिंग में ही कुछ हो गया? हाँ, स्थिर से सुनिए। नहीं, आप देखिए जिन लोगों के वोट थे। राजन जी समय नहीं है सर, शो खत्म भी करना है, समय नहीं है। पूरे बिहार का डिटेलिंग मेरे पास आ गया है, जो भी हम निर्णय बता दे कि आपने निष्पक्षता से किया कि नहीं किया। अच्छा, कि पूरे बिहार का जब तक डिटेल स्वरूप हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम कहां से बता पाएंगे? तो कब आएगा? अर्जेंटिना की आप तो भाई एक एक जगह 26 अभी अभी नहीं किया, फिर कहां है कि पार्टी, कहां है का कैडर, कहां है के कार्यकर्ता? भाई आपके यहाँ तो 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग हो गई, 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग हो गई थी। आप अभी तक अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास रिपोर्ट ही नहीं आ पाई है। अजीब हालत है। कैसे आ जाएगी? एक मिनट, आपके एक सांसद और बड़े ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, ये चर्चा जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि कल नतीजों का दिन है बिहार में। सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर आपको देखने को मिलेगी।